तो चलिए आज एक ऐसे फाइनेंशियल टूल की बात करते हैं जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है, लेकिन शायद पर्दे के पीछे। इसका नाम है सिंथेटिक रिस्क ट्रांसफर, या शॉर्ट में कहें तो SRTs। अब सवाल यह है कि ये हैं क्या, और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों कुछ लोग इसकी तुलना 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से कर रहे हैं। हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। क्या हम फिर से 2008 जैसे किसी वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ था? इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा। तो मुद्दा यही है कि क्या ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बस पुराने खेल का एक नया अंदाज है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो पहले से बिल्कुल अलग है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। जरा 2008 से पहले का वक्त याद कीजिए। बैंक ना बहुत ही उलझे हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे थे, जहां रिस्क को एक के ऊपर एक परत लगाकर पैक किया जाता था और फिर बेच दिया जाता था। नतीजा क्या हुआ? किसी को असल में पता ही नहीं था कि असली खतरा कहां पर छिपा हुआ है, और जब सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा गिरा तो पूरा का पूरा ताश का घर ढह गया। तो फिर आज के ज़माने की ये सिंथेटिक रिस्क ट्रांसफ़र या SRTs ये अलग कैसे हैं? ठीक है, चलिए ये समझते हैं कि ये असल में काम करते कैसे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बैंक है, वो अपने दिए हुए लोन्स के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा किसी इन्वेस्टर को बेच देता है, लेकिन वो लोन बैंक के पास ही रहते हैं। मतलब एसेट नहीं बिकता, सिर्फ और सिर्फ रिस्क ट्रांसफ़र होता है। ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, पर यकीन मानिए यही सब कुछ बदल देता है। ये स्लाइड पारंपरिक और सिंथेटिक तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, जो बाईं तरफ है वो है पुराना तरीका, जिसमें बैंक असल में अपने लोन्स को बेच ही देते थे, लेकिन दाईं तरफ SRTs के साथ बैंक लोन्स को अपने पास ही रखते हैं। वो बस उन लोन्स के ऊपर कह सकते हैं कि एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। अच्छा, तो एक SRT डील होती कैसे है? आइए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, बैंक चाहता है कि उसके लोन पोर्टफोलियो पर रिस्क कम हो जाए। दूसरा, वो इसके लिए एक इन्वेस्टर को फीस देता है। तीसरा, इन्वेस्टर वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, इन्वेस्टर गारंटी के तौर पर अच्छी कोलैटरल, मतलब कुछ गिरवी रखता है, ताकि अगर लोन डूबे भी तो पेमेंट की पक्की गारंटी हो। तो इस मार्केट में कौन कौन शामिल है और हर किसी को इससे फायदा क्या हो रहा है? चलिए इन प्लेयर्स और उनके मकसद को समझते हैं। इस खेल में आप देखिए 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ तो हैं बैंक्स, जो रिस्क से प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम NBFI या नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये कोई पारंपरिक बैंक नहीं है, ये प्राइवेट क्रेडिट फंड हो सकते हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि पेंशन फंड्स भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि दोनों पार्टियों को इससे मिलता क्या है? बैंकों के लिए जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कैपिटल रिलीफ। रिस्क को अपनी बैलेंस शीट से हटाकर वो अपना कैपिटल फ्री कर लेते हैं, जिसका मतलब है वो और ज़्यादा लोन दे सकते हैं। और इन्वेस्टर्स का क्या? भाई, उन्हें रिस्क लेने के बदले में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और साथ ही उन बढ़िया क्वालिटी के बैंक लोन्स तक पहुंच मिल जाती है जो उन्हें वैसे कभी नहीं मिलती। और इसी लेन देन से एक ऐसा बाजार बन रहा है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। चलिए कुछ आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं, जिससे अंदाजा लगेगा कि ये कितना बड़ा हो चुका है। जरा ये नंबर देखिए, 750 बिलियन यूरो। ये उन एसेट्स की कीमत है जिन्हें बड़े बाजारों में SRTs के जरिए प्रोटेक्ट किया गया है। ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये बाजार सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि ये ग्राफ दिखा रहा है, अकेले यूरोपियन यूनियन में SRTs की तादाद सिर्फ कुछ ही सालों में 3 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये तो एक तरह का एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि SRTs अब बैंकिंग सिस्टम का कितना जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। औसतन बड़े यूरोपियन बैंक्स अपने कॉर्पोरेट लोन्स का 12% कवर करने के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं, और कुछ बैंकों के लिए तो ये आंकड़ा, जैसा बाईं तरफ दिख रहा है, 1/3 से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। तो ये सब हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के साथ हम कैसे मान लें कि ये 2008 का रिपीट टेलीकास्ट नहीं है? क्या इस बार चीजें ज्यादा सेफ हैं? तो क्या ये सुरक्षित है? देखिए, सबूत तो यही बताते हैं कि हाँ, बहुत जरूरी सुधार हुए हैं। इस टेबल को देखिए। आज बैंकों को रिस्क का कुछ हिस्सा अपने पास रखना ही पड़ता है, जिसे कहते हैं स्किन इन द गेम। स्ट्रक्चर्स अब बहुत सीधे साधे हैं, और सबसे बड़ी बात, रेगुलेटर्स अब बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं। ये 2008 से पहले वाला वाइल्ड वेस्ट वाला माहौल नहीं है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा निश्चिंत भी नहीं होना चाहिए।
हो सकता है पुराने रिस्क कम हो गए हों, लेकिन अब रेगुलेटर्स के रडार पर कुछ नए खतरे भी आ गए हैं। तो रेगुलेटर्स किन चीजों को लेकर परेशान हैं? पहली बात, रेगुलेटेड बैंक्स और कम रेगुलेशन वाले शैडो बैंक के बीच ये जो निर्भरता बढ़ रही है। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी की कमी, मतलब हमें अभी भी पूरी तस्वीर साफ साफ नहीं दिखती। तीसरी, ये डर कि कहीं ज्यादा रिटर्न की होड़ में निवेशक बैंकों पर खराब लोन देने का दबाव न डालने लगें। और आखिर में एक बड़ी अजीब सी बात कि बैंक उन्हीं फंड्स को पैसा उधार दे रहे हैं जो उनसे रिस्क खरीद रहे हैं। इससे एक गोल गोल चक्कर जैसा जोखिम बन रहा है। ये लाइन सीधे बेसल कमेटी की रिपोर्ट से है, जो कहती है बैंकों और एनबीएफआईज के बढ़ते कनेक्शन की वजह से बैंकिंग सुपरवाइजर्स और रेगुलेटर्स के बीच और भी ज्यादा सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। आसान भाषा में कहें तो वो चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये दो दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, रेगुलेटर्स को भी मिलके काम करना होगा, वरना कोई बड़ी चीज नजर से चूक सकती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। एसआरटीज निश्चित तौर पर 2008 के उन खतरनाक प्रोडक्ट्स से बेहतर तो हैं, इनमें ज्यादा सेफगार्ड्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बाजार खरबों डॉलर का होता जा रहा है, असली सवाल तो यही है, क्या ये सेफगार्ड्स अगले संकट को रोकने के लिए काफी हैं, या हम बस एक नए तरीके से वही पुराना खतरा पैदा कर रहे हैं? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।